इंटरनल एनालिसिस रहता है। कोई क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई मसले मसाइल, अभी तक जो हमने पढ़ा कोई मसले मसाइल? अच्छा, क्लास का लीडर हमें चुनना है। जिस कौम का कोई लीडर नहीं होता उसका बुरा हाल हो जाता है। वैसे तो पाकिस्तानी कौम का लीडर है भी, लेकिन बुरा हाल है, लेकिन फिर भी चुन लेते हैं। क्या ख्याल है? सो नॉर्मली मेरी क्लास में लीडर माइनॉरिटी फीमेल में से होता है। आप में से कोई विलिंगली क्लास का CR बनना चाहे? GR नहीं, CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। कोई विलिंगली बनना चाह रहा है? दो नहीं, एक ही, जोड़ा नहीं हमें चाहिए जी। कोई बनना चाह रहा है आप में से CR? चले, मिस CR के लिए विलिंग कैंडिडेट हैं और बिला मुकाबला मुंतखब हो गई हैं। मिस क्या नाम है आपका? मानूर आमिर। ये हमारी क्लास की लीडर हैं और लीडर की इज़्ज़त पूरी कौम की इज़्ज़त होती है। सो मिस का काम क्या होगा? कभी कभार आप लोग टेस्ट नहीं दोगे, कभी कभार, क्या ख्याल है, रूटीन में नहीं, कभी कभार आप लोग टेस्ट नहीं दोगे, तो टेस्ट जो नहीं दे रहे उनका क्या हाल करना है? आइदर हमें क्लास से निकाल देना है एक दिन के लिए, एक वीक के लिए, या उनको कोई 2 वीक हमने क्लास में खड़ा रखना है, या उनकी बिस्ती बुस्ती करके छोड़ना है। ये लीडर डिसाइड क्या करेंगे, और कुछ क्लास के मामलात हम देखा करेंगे। अच्छा, एक काम करें, आप लोग इन सब के आप में से नंबर ले लें और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें। इधर से आप सब के नंबर ले लें और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, ताकि मैं कोई नोट्स वगैरह समटाइम रात को बनते हैं, सुबह मुझे याद आता है कि क्लास में होने चाहिए, लेकिन वो अगर फ़ोटो कापी नहीं हो सकते होते तो एटलीस्ट आप लोगों के पास सॉफ्ट में होने चाहिए। ठीक हो गया? सो प्लीज़ ये 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना लें ताकि काम हमारा स्मूथली चलता रहे। वापस आ गए हम लेक्चर नंबर 18। और पढ़ रहे थे हम CAF 6, नाम हमने रखा मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। जिसमें मैनेजरियल एनालिसिस का एरिया हम कवर कर रहे हैं, और उसमें हमारे पास 3 मेन टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिफाइंड बाय ICAP: इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस और एथिक्स इन बिजनेस। ठीक हो गया? वो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट था वो एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर ही इंक्लूडेड था। कुछ बातें हम कर रहे थे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड्स, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रोडक्ट सर्विसेज, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। ठीक हो गया? उसमें IT से रिलेटेड कुछ और बातें भी हैं। मीन बेसिकली देखा जाए तो CFAP 3 लेवल पे IT का एक सेपरेट चैप्टर था, एक सेपरेट एरिया था, लेकिन इधर हमारी बुक में उसने क्या किया, एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर ही टेक्नोलॉजिकल फैक्टर तो चलो पेस्टल में से निकल आए, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, साथ कुछ IT की और बातें भी इंक्लूड कर दी। तो वो क्या और बातें हैं वो अब कवर करते हैं। सो एक चीज़ होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको IT से एब्रीवेट किया जाता है। एक चीज़ होती है इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको IS से डिनोट किया जाता है। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है या एक ही चीज़ है? IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IS इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या कोई डिफरेंस है या एक ही चीज़ है? सिस्टम विदाउट टेक्नोलॉजी के भी हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या थी? टेक्नोलॉजी क्या थी? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस।
ठीक है, वो कहते हैं आईटी क्या है? आईटी का मतलब है ओनली हार्डवेयर। आईटी का मतलब क्या है? ओनली हार्डवेयर मीन डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स। आईटी को डिफाइन अगर हम करें तो डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स यूज टू रिसीव, प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव। Devices, equipments used to receive, process, store and retrieve data and information is called IT. मीन वो डिवाइसेस, वो इक्विपमेंट्स मीन हार्डवेयर सिर्फ जो डाटा इंफॉर्मेशन को रिसीव मीन इनपुट लेने के लिए, उसके बाद उसे प्रोसेस करने के लिए, उसे सिस्टम में स्टोर करने के लिए, या रिट्रीव मीन ट्रांसमिट करने के लिए, मीन प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं, उन्हें हम नाम देंगे आईटी मीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन ओनली हार्डवेयर। सिर्फ डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स, उन्हें हम नाम क्या देंगे? आईटी। आईएस क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू आईटी। मीन कोई सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं है, साथ सॉफ्टवेयर भी है, साथ लोग भी यूज हो रहे हैं। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हुआ? कंबिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पीपल। कंबिनेशन ऑफ hardware, software and people used to receive, process, store, retrieve data and information is called IS. So IT क्या हुआ? Devices, equipments used to receive, process, store, retrieve data and information is called IT. जबकि IS क्या है? Is a broader term as compared to IT. It is a combination of hardware, software and people used to receive, process, store and retrieve data information is called IS. मीन IS ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर सिर्फ डिवाइसेस ही नहीं है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, इसके अंदर लोग भी आ जाते हैं। सो आईटी एक छोटी टर्म है जिसका मतलब सिर्फ हार्डवेयर है, मीन सिर्फ इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस है। मीन कंप्यूटर्स जो हैं ये क्या है? आईटी है। हाँ, उस कंप्यूटर को कोई लोग यूज कर रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, उनकी आपस में लिंकिंग की हुई है, तो उसे हम क्या नाम देंगे? आईएस मीन इंफॉर्मेशन सिस्टम का। सो दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आईटी मीन इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस यूज टू रिसीव, प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्रीव डाटा इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आईटी। आईएस इज अ ब्रॉडर टर्म. It is a combination of hardware, software as well as people used to receive, process, store and retrieve data information. कहते कोई भी सिस्टम है वो क्या करता है? इनपुट रिसीव करता है, उसके बाद उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद क्या करता है? आउटपुट प्रोवाइड करता है. इनपुट में नॉर्मली क्या लेते हैं? सिस्टम डेटा लेते हैं, इंटरनल विद इन द बिजनेस भी और एक्सटर्नल इंडस्ट्री मार्केट का भी. उसे फिर प्रोसेस किया जाता है, उसके पूरे कुछ एनालिसिस, कुछ ट्रेंड्स परफॉर्म किए जाते हैं और उसके बाद क्या किया जाता है? कोई रिपोर्ट्स प्रोड्यूस की जाती हैं उसकी बेस पर, या फाइनल प्लानिंग जो है वो की जाती है. वो रिपोर्ट्स जो प्रोड्यूस की जा रही हैं या वो प्लान जो प्रिपेयर किए जा रहे हैं वो क्या है? आउटपुट है जो सिस्टम से क्या की जा रही है? रिट्रीव की जा रही है या आगे ट्रांसमिट मीन डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है. सो equipment, devices used to receive, process, store, retrieve data and information is called IT. Hardware, software as well as people used to receive, process, store and retrieve data information is called IS. And IS is a broader term as compared to IT, because IT includes only hardware, IS include hardware as well as people and software. अब कहते हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसकी कोई 3 टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसे नाम दिया जाता है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का. एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसे नाम दिया जाता है टैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का. एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसे नाम दिया जाता है ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम. और ये चीज़ शायद हमने बचपन में कहीं पे बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ी है कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं. क्या ख्याल है? तो उन्हीं 3 लेवल्स पे कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज होते हैं. क्या नाम है उनके? स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, टैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम.
यहाँ पे कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या काम होता है यहाँ पे? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर की जाती हैं। यहाँ पे कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? मैनेजर्स। यहाँ पे क्या होती है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, लाइक ईयरली बजट प्रिपेयर किए जाते हैं। और यहाँ पे कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? एम्प्लॉइज या सुपरवाइजर्स। और यहाँ पे डे टू डे प्लान होता है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है और ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, ऐसी बात है। वो कहता है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो क्या करता है? डाटा इनपुट लेके प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस करता है। मीन ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट मीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूज करते हैं। किस लिए? अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करने के लिए। क्यों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करने के लिए कुछ डाटा चाहिए ना। इंटरनल भी चाहिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स चाहिए, एक्सटर्नल इंडस्ट्री मार्केट का डाटा भी चाहिए, फिर उसके ऊपर कुछ एनालिसिस परफॉर्म करने हैं, उनके ट्रेंड्स देखने हैं कि आइदर चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, मीन प्रोसेसिंग करनी है। और उसके बाद क्या करना है? अपना फाइनल प्लान जो है वो लॉन्ग टर्म प्रिपेयर करना है। तो ऐसा सिस्टम जो टॉप मैनेजमेंट को हेल्प देता है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने के लिए। कैसे? डाटा इंफॉर्मेशन रिसीव करके, प्रोसेस करके और उसके बाद प्लान प्रिपेयर करने में हेल्प देता है। उसे क्या नाम दिया जाएगा? स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का। क्लियर होती है बात? मीन टॉप मैनेजमेंट भी डिसीजन मेकिंग के लिए, स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए कुछ सिस्टम यूज करती हैं। क्यों? डाटा इंफॉर्मेशन इतनी सारी आपने कलेक्ट करनी है, इंडस्ट्री मार्केट की भी, इंटरनल भी, कस्टमर की भी, एम्प्लॉय की भी, तो अच्छा खासा डाटा बन जाता है। तो आपने रिसीव करने के लिए कुछ सिस्टम यूज करेंगे, फिर उस डाटा को प्रोसेस करना है, उसके ऊपर ट्रेंड्स परफॉर्म करने हैं, एनालिसिस करने हैं, देखना है चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, फिगर्स या डिक्रीज हो रही हैं, फिर जाके फाइनल डिसीजन लेना है कि हमें फ्यूचर में अब करना क्या चाहिए। फ्यूचर में ये करना चाहिए तो उसमें भी अच्छी खासी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है कि खुद से करेंगे तो कितनी क्या क्या कॉस्ट आएंगी, बाहर से करवाएंगे तो फिर कितनी कॉस्ट आएगी, फिर कंपैरिजन करके डिसाइड करना होता है कि आइदर ये काम हमें खुद करना चाहिए या किसी के थ्रू करना चाहिए। बिजनेस को एक्सपैंड करना, ये डिसीजन कहाँ पे लिए जाएंगे? स्ट्रेटेजिक लेवल पे। क्या कहना? अब एक्सपैंड कैसे करना है? आइदर बने बनाए बिजनेस यूनिट हमें एक्वायर करके एक्सपैंड करना है, या हम खुद से बिजनेस यूनिट क्रिएट करके भी एक्सपैंड कर सकते हैं। अब ये डिसीजन इतना आसान नहीं है, इसके ऊपर भी अच्छी खासी कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी, काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो देखना पड़ेंगे। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि हमें खुद से बिजनेस यूनिट क्रिएट करके एक्सपैंड करना है या एक्वायर करके एक्सपैंड करना है। तो ये सारे एनालिसिस परफॉर्म करने में, कैलकुलेशन करने में ये कुछ सिस्टम यूज करते हैं। उन सिस्टम को क्या नाम दिया जाता है? स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का। टेक्निकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जो मिडल मैनेजर्स यूज करते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग मीन बजट प्रिपेयर करने। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का आइदर हमें सप्लायर स्विच करना है या ऐसी चीजें बाय करनी है। तो अल्टीमेटली उन्होंने भी क्या करना है? कुछ डाटा इंफॉर्मेशन रिसीव करके ये डिसीजन लेने हैं। बजट कैसे बनाए जाते हैं? बजट होता है क्या? बजट क्या होता है? फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर या एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर, कि हमारे फ्यूचर में इतनी इनकम होगी, इतने खर्चे होंगे। ये क्या है? बजट है। कैसे बनाया जाता है ये? अगर हमने बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है, कैसे बनाई जाएगी? प्रीवियस 10 ईयर्स के सपोज हम देखेंगे सेल का क्या ट्रेंड है, एक रेशो निकालेंगे। सपोज पता चला जी सेल का ट्रेंड है 11.5%, मीन इतने परसेंट से इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर। तो क्या करेंगे? करंट में 11.5% ऐड करके फ्यूचर की सेल इतनी होगी। कॉस्ट ऑफ सेल का ट्रेंड निकाला, करंट पे उतना इंपैक्ट डाला, फ्यूचर की कॉस्ट ऑफ सेल इतनी होगी, जीपी निकल आया। एक्सपेंसेस का ट्रेंड निकाला, करंट पे उतना इंपैक्ट डाला, फ्यूचर के एक्सपेंसेस इतने होंगे, मीन फ्यूचर का प्रॉफिट इतना होगा। यूं बजट बनाए जाते हैं। मीन एस्टिमेशन है किसकी? फ्यूचर की। उसे क्या नाम देता है? बजट। तब ये एस्टिमेशन लगाने के लिए पास का डाटा आपको चाहिए, जिसके ऊपर आपने ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने हैं। क्या ख्याल है? तो डाटा कलेक्ट करना है, उसके बाद उसके ऊपर कोई ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई करने हैं, फिर करंट के ऊपर उतना इंपैक्ट डाल के कैलकुलेशंस करनी है। तो ऐसा सिस्टम जो टेक्निकल लेवल पे मैनेजर्स को शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग मीन बजट प्रिपेयर करने में हेल्प देता है, उसे क्या नाम देंगे? टेक्निकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है? डे टू डे ट्रांजेक्शन्स जो परफॉर्म हो रही है उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हुआ? ऐसा सिस्टम जो ऑपरेशन लेवल पे एम्प्लॉयज़ को हेल्प देता है, किस लिए? रूटीन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग में,
या डेली रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करने में। डेली रिपोर्ट्स क्या हो सकती हैं? सेल रिपोर्ट हो सकती है, कैश रिपोर्ट हो सकती है, इन्वेंट्री रिपोर्ट हो सकती है, प्रोडक्शन रिपोर्ट हो सकती है। तो ये डेली बेसिस की रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करनी है ताकि आप पिछले दिन से कंपेयर करके देख सको आइदर चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, स्टेबल हैं या डिक्लाइन जा रही हैं, ताकि डे टू डे प्लानिंग आप अपनी प्रॉपर कर सको। तो ऐसा सिस्टम जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में या डेली रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प देता है, उसे क्या नाम देंगे? ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्यों? अब दुनिया आईटी टेक्नोलॉजी की है, क्या ख्याल है? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हर लेवल पे टेक्नोलॉजी आईटी यूज़ हो रही है। और क्या यूज़ हो रही हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। जो 3 लेवल हैं अगर मैनेजमेंट के, तो हर लेवल पे एक एक सिस्टम यूज़ होता है। ऐसा सिस्टम जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करने में हेल्प देता है, वो क्या है? स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में मैनेजर्स को हेल्प देता है, वो क्या है? टेक्निकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जो रूटीन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, प्रोसेस करने में या डेली रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प देता है, उसे क्या नाम दिया जाएगा? ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो आईटी क्या है? ओनली हार्डवेयर। मीन वो डिवाइसेस, वो इक्विपमेंट्स जो डाटा इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए यूज होती हैं, वो क्या है? ओनली आईटी। आईएस ब्रॉडर टर्म है। क्यों? इसमें सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, साथ सॉफ्टवेयर भी हैं, साथ लोग भी हैं। किसी डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है उसे क्या नाम देंगे? इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये भी क्या करता है? इनपुट रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद चीज़ों को स्टोर करता है और उसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस करता है। मीन इंफॉर्मेशन रिट्रीव या ट्रांसमिट करता है। मीन इसे कोई इंफॉर्मेशन निकालना क्या है? रिट्रीव करना। या आगे डिस्ट्रीब्यूट प्रोवाइड करना क्या है? ट्रांसमिट करना। और इंफॉर्मेशन सिस्टम 3 तरह के होते हैं। जो स्ट्रेटजिक लेवल पे यूज होगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, वो स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जो टेक्निकल लेवल पे मैनेजर यूज करेंगे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए, वो क्या है? टेक्निकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जो ऑपरेशन लेवल पे एम्प्लॉय सुपरवाइजर यूज करेंगे फॉर रिकॉर्डिंग रूटीन ट्रांजैक्शंस या प्रोड्यूसिंग डेली रिपोर्ट्स, उसे क्या नाम देंगे? ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। आजकल लोग बहुत नाजुक हो गए हैं, बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं। तो कोशिश करें अपनी इम्यूनिटी जो है ना, उसे स्ट्रॉन्ग रखें। इम्यूनिटी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना आप बीमारियों से बचोगे। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग रखनी है? उसके लिए कम से कम 8 घंटे अपनी नींद मस्ट पूरी करें। कुछ भी हो जाए, मोबाइल के अंदर वाला बंदा बेशक मर जाए, लेकिन आप उसे छोड़ के अपनी नींद पूरी करो, सो जाओ। 8 घंटे कंटिन्यूस नींद पूरी करो। डाइट अपनी अच्छी रखो, हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, मरी मुर्गियों के, बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे नहीं। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो बीमारियां आपको नहीं छुएंगी। इम्यूनिटी वीक होगी तो बीमारियां दूर से ही आपको पकड़ लेंगी कि हाँ ये हमारे काम का बंदा है। कोशिश करें एसी की डायरेक्ट थ्रो में ना बैठें आजकल, ये दुश्मन है आजकल आपका। भाग जाओ उस जगह से जहां से एसी की डायरेक्ट थ्रो आप पे आ रही है। आपने बचना है, एसी ने आपको नहीं बचाना। ये वाला स्लो करवा दें, ये एसी बंद कर दो, ये बंद कर दें, बंद करवा दिया करो। मरने से बेहतर है बंद करवा दिया करो, बोल लिया करो। बाद में तकलीफ बर्दाश्त करने से बेहतर है बोल लिया करो कि बंद कर दो, इसे नहीं ज़रूरत इसकी। कुछ आईटी की बातें हमने कर ली, आईएस की बातें कर ली, और इंफॉर्मेशन सिस्टम की कोई 3 टाइप्स हमने देख ली। हम कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डिफरेंट सिस्टम्स यूज होते हैं इन तीनों लेवल्स पे, वो क्या क्या सिस्टम है, उनकी कुछ एग्जांपल्स या कैटेगरीज हम कवर करने जा रहे हैं। सो कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज्ड
इन बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन। मीन बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन तीनों लेवल पे यूज होते हैं, उनकी हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ कैटेगरीज कवर करने जा रहे हैं। क्या क्या सिस्टम यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? कहते हैं जी एक सिस्टम यूज होता है जिसे नाम दिया जाता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है थोड़ी देर में देखते हैं, जिसको टीपीएस भी बोला जाता है। एक सिस्टम यूज होता है जिसे नाम दिया जाता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का। जिसे डीएसएस भी बोला जाता है। एक सिस्टम यूज होता है जिसे नाम दिया जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। जिसे MIS भी बोला जाता है। एक सिस्टम यूज होता है जिसे नाम दिया जाता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। जिसे EIS भी बोला जाता है। एक और सिस्टम है जिसे नाम दिया जाता है एक्सपर्ट सिस्टम का। एक और सिस्टम है जिसे नाम दिया जाता है इंटीग्रेटेड IT सिस्टम का। नहीं आपके पास पेज में, मुझे पता है। एक और सिस्टम जिसे नाम दिया जाता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP। और कुछ और सिस्टम भी हम बाद में वो डिस्कस करेंगे। टीपीएस की बात करें तो टीपीएस क्या है? एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो ऑपरेशनल लेवल पे एम्प्लॉय सुपरवाइजर यूज करते हैं। किस लिए? टीपीएस स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। रूटीन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और उनको प्रोसेस करने के लिए। सो टीपीएस क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो ऑपरेशन लेवल पे एम्प्लॉय सुपरवाइजर यूज करते हैं। किस लिए? टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, मीन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग और उनकी प्रोसेसिंग के लिए। ये ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग कैसे होती है? अकाउंटिंग में कैसे होती है? ये जर्नल एंट्रीज और लेजर प्रिपेयर करना। मीन ये सिस्टम क्या करता है? जर्नल एंट्रीज और लेजर प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। मीन आप क्या करोगे? ये लिखे रजिस्टर पे नहीं मारोगे, सिस्टम में एंटर करोगे कैश सेल, और सिस्टम को पता है सेल के साथ कैश आ रहा है, तो अल्टीमेटली कैश इंक्रीज हुआ होगा। कभी भी कैश देते हुए सेल नहीं होती। क्या ख्याल है? तो क्या करेगा? कैश को डेबिट कर देगा, और सेल ओबियसली जनरेट हुई है तो इंक्रीज होने से ये क्रेडिट होगी, ऑटोमेटिकली उसे क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। रिसीवेबल टू सेल, तो रिसीवेबल को डेबिट कर देगा और सेल को क्रेडिट कर देगा जनरल एंट्री पास करके। बल्कि जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करेगा? लेजर अपडेट कर देगा। जनरल एंट्री के बिना भी लेजर अपडेट हो जाते हैं ना। इंट्रो में बचपन में हमने पढ़ा था ये। क्या ख्याल है? कोई बंदा ऐसा तो नहीं जिसने इंट्रो को हराम गोश्त समझ के हाथ ही ना लगाया हो? मीन आप में से कोई एग्जामिशन वाला तो नहीं है ना? आप सब लोग इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ के आए हुए हो। मीन आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। हाँ ऐसी बात है, नॉलेज वाले, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रादर देन अब जो कॉम आ रही है। एक तो पीछे 1100 से 1100 नंबर ले लिए और ऊपर से इंट्रो और इकोनॉमिक्स भी एग्जाम्प्ट करवा बैठे, और इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है फ्यूचर का। है ना कमाल? देखो क्या कॉम आगे आने वाली है। लेकिन खैर हम अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। सो टीपीएस क्लियर होता है क्या होता है? MIS EIS की बात करते हैं। ये क्या है? कहते हैं MIS EIS दोनों यूज होते हैं कहां पे? स्ट्रेटेजिक लेवल पे। MIS EIS दोनों यूज होंगे कहां पे? स्ट्रेटेजिक लेवल पे। क्यों? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करने के लिए ना, बिजनेस की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करने के लिए। इनके थ्रू क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ डेटा इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, उन्हें प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे या अपने प्लान जो है वो प्रिपेयर करेंगे। क्या कहला? मीन ये सिस्टम क्या करते हैं? टॉप मैनेजमेंट को हेल्प देते हैं डिफरेंट डाटा रिसीव करके, उनको प्रोसेस करके उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं।
ताकि मैनेजमेंट रिपोर्ट्स को देख के फिर उसके ऊपर क्या कर सके, डिसीजन ले सके। मीन सारी की सारी जो कैलकुलेशंस पीछे इन्वॉल्व हैं, इतने सारे डेटा की, वो कौन करके दे देगा, सिस्टम करके दे देगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कहते हैं ये जो MIS है ना, ये है इंटरनल फोकस्ड। क्या है? इंटरनल फोकस्ड है। इंटरनल फोकस्ड का मतलब क्या है कि कंपनी के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को। रिपोर्ट्स ऑन डिपार्टमेंट्स, सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो उनकी रिपोर्ट्स जो है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है ताकि मैनेजमेंट उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर बेस करते हुए डिसीजन ले सके कि आगे हमने बिजनेस के लिए करना क्या है। सो इंटरनल फोकस्ड है, मीन इंटरनल विद इन द बिजनेस जो भी डाटा इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके मैनेजमेंट को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर क्या करता है, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है ताकि मैनेजमेंट उसके ऊपर क्या कर सके, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर सके, डिसीजन ले सके। क्या ख्याल है? और क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है? समराइज्ड फॉर्म में रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। मीन डाटा इंफॉर्मेशन को कैलकुलेशंस करके समरी प्रोवाइड करता है कि ये जो है वो मेन बात है इस डिपार्टमेंट की, या ये मेन अचीवमेंट है इस डिपार्टमेंट की, ताकि मैनेजमेंट सिर्फ उसके ऊपर क्विक डिसीजन ले सके। सारी कैलकुलेशन ये सिस्टम खुद कर देता है। और क्या करता है, हिस्टोरिकल डाटा प्रोवाइड करता है। हिस्टोरिकल का मतलब क्या है कि सिर्फ करंट नहीं, साथ पास्ट ईयर्स का डाटा जो है वो भी प्रोवाइड करता है ताकि मैनेजमेंट देख सके कि आइदर इंप्रूवमेंट आ रही है, डिक्लाइन आ रहा है, या चीजें स्टेबल हैं, ताकि उसकी बेस पर क्विक डिसीजन मेकिंग की जा सके। सो टॉप मैनेजमेंट को हेल्प देता है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करने में, कैसे कोई डाटा इंफॉर्मेशन रिसीव करके प्रोसेस करके रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। इंटरनल फोकस्ड है, मीन ओवर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बिजनेस की रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, किसको, मैनेजमेंट को। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रोवाइड करता है, मीन समराइज्ड फॉर्म में प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट को ऊपर से कुछ कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ती, ऑलरेडी कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं। डाटा स्ट्रक्चर्ड मीन सेपरेट होता है हर डिपार्टमेंट का। इवन कस्टमर का डाटा भी है तो वो भी सेपरेट होगा, मीन मैनेजमेंट को सेपरेट करना नहीं पड़ता, अरेंज होता है सब कुछ। और हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, मीन करंट के साथ प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी देता है ताकि मैनेजमेंट ट्रेंड्स इजीली आइडेंटिफाई कर सके। EIS भी टॉप मैनेजमेंट यूज करती है, किस लिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करने के लिए। और ये भी क्या करता है, कोई डाटा इंफॉर्मेशन इनपुट रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करके उसके ऊपर मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स देता है ताकि मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सके। लेकिन EIS सिर्फ और सिर्फ इंटरनल नहीं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मीन दोनों तरह का डाटा प्रोवाइड करता है। क्यों, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए सिर्फ इंटरनल डाटा नहीं, इंडस्ट्री मार्केट का डाटा भी चाहिए, कंपैरेटर्स का डाटा भी चाहिए, कंपैरेटर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चाहिए कि उनकी फिगर्स इंप्रूव हो रही हैं, ये डिक्लाइन जा रही हैं, कंपैरेटर क्या नया कर रहे हैं उनका डाटा भी चाहिए, कस्टमर्स का डाटा भी चाहिए, कस्टमर क्या चाहता है मार्केट के अंदर, कस्टमर सर्वे का डाटा चाहिए कि आइदर इंप्रूव हो रहा है या डाउन जा रहा है कस्टमर सर्विस स्कोर। इंडस्ट्री में लॉ रेगुलेशंस का डाटा भी चाहिए, इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है उसका डाटा भी चाहिए, सब्स्टिट्यूट का डाटा भी चाहिए, पॉलिटिकल फैक्टर्स का डाटा भी चाहिए। तो इसलिए सिर्फ इंटरनल ही नहीं, इंटरनल के साथ एक्सटर्नल डाटा भी प्रोवाइड करते हैं। क्यों, डिसीजन मेकिंग के लिए आपको सिर्फ अंदर नहीं देखना, बाहर इंडस्ट्री, मार्केट, कंपैरेटर, कस्टमर को भी देखना है। क्या ख्याल है? और क्या करता है, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करता है। मीन मिक्सचर डाटा प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्री का सारा। मैनेजमेंट को खुद से उनमें से देखना पड़ता है क्या रेलेवेंट डाटा है, क्या इररेलेवेंट है, उनको खुद सेपरेट करना पड़ता है, खुद उनके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करना पड़ती हैं, एनालिसिस देखना पड़ते हैं, फिर जाके आइडेंटिफाई होता है कि हाँ ये डिसीजन है। और हिस्टोरिकल नहीं, फॉरवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या है कि फ्यूचर से रिलेटेड जो है नई डेवलपमेंट्स इंडस्ट्री मार्केट में क्या होने जा रही हैं, कस्टमर क्या नया चाह रहा है, कंपैक्टर क्या नया करने जा रहा है, मीन इंडस्ट्री मार्केट में फ्यूचर का डाटा प्रोवाइड करता है ताकि आप देख सको हमें अब फ्यूचर में क्या करना है। क्यों, आपकी जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है। सो ऐसा सिस्टम जो सिर्फ इंटरनल डाटा प्रोवाइड करेगा,
स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, हिस्टोरिकल मीन करंट के साथ पास्ट डाटा भी प्रोवाइड करेगा, उसे क्या नाम देंगे, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जो इंटरनल के साथ एक्सटर्नल डाटा भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और हिस्टोरिकल नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग है, मीन फ्यूचर डेवलपमेंट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या है, EIS। और क्या करता है ये, एक डैशबोर्ड पे डाटा जो है वो प्रोवाइड करता है। किस पे डाटा प्रोवाइड करता है, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मीन ये हम अगर याहू का पहला पेज खोलें या हॉटमेल का, जीमेल का पहला पेज खोलें तो हमें काफ़ी सारी खबरें नज़र आ रही होती हैं, क्या कह रहा है। तो उसी तरह से ये भी क्या करता है, खबरों की फॉर्म में एक डैशबोर्ड पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। और क्या करता है, समरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन देता है। हाँ, मैनेजमेंट को कोई डिटेल चाहिए तो उस पर क्लिक करेगी तो ड्रिल डाउन करके उसकी फर्दर सारी डिटेल वहाँ से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। तो डैशबोर्ड क्या है, लाइक गूगल डैशबोर्ड, कि अगर हम याहू का पहला पेज खोलें तो हमें काफ़ी सारी खबरें मिल जाएंगी, तो वो क्या है, समरी खबरों की होती है, मीन हेडिंग मेन होती है, हम उस पर क्लिक करके आगे फर्दर डिटेल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये भी वैसे ही मैनेजमेंट को डिफरेंट डाटा जितना भी इंडस्ट्री मार्केट का है वो प्रोवाइड कर देगा एक डैशबोर्ड पे। लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं, क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड में उसमें रेलेवेंट, इरेलेवेंट हर तरह का डाटा है। तो मैनेजमेंट को रेलेवेंट जो नज़र आएगा उस पर क्लिक करके फर्दर ड्रिल डाउन करके अपनी टाइप का डाटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये 3 सिस्टम ज़रा पढ़ के देखें, समझ आती है, TPS, MIS और EIS। कुछ ही समझ आ जाए तो पूछ लेना। बुक कीपिंग सिस्टम लाइक पीचट्री, टैली ऐसे सिस्टम है जो बुक कीपिंग बोलते हैं लेजर मेंटेन करने को। TPS बुक कीपिंग सिस्टम लाइक पीचट्री, टैली ऐसे सिस्टम हैं जो लेजर मेंटेन करने में हेल्प देते हैं, तो उन्हें बुक कीपिंग सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। नहीं, बुक कीपिंग बोलते हैं जनरल एंट्री और लेजर को। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करने को, और बुक कीपिंग का नाम क्या है, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग सर्विसेज। बुक कीपिंग सर्विसेज क्या है, लेजर मेंटेन करना, मीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हैं, जर्नल और लेजर, जिनके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। MIS में किसका जिक्र किया हुआ है, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ एन MIS। वैसे बजटिंग सिस्टम DSS होते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए टॉप मैनेजमेंट भी कोई सिस्टम यूज करती है, मीन वहां से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो MIS है। अभी क्लियर करते हैं इसको, ये एक और सिस्टम है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कौन यूज करता है, टेक्निकल लेवल पे मैनेजर्स यूज करते हैं, किस लिए, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ईयरली बजट प्रिपेयर करना, जो कौन प्रिपेयर करते हैं, मैनेजर्स एट टेक्निकल लेवल। तो दिस मीन ये DSS क्या है, ऐसा सिस्टम है जो बजट्स प्रिपेयर करने में हेल्प देता है। और बजट्स क्या होते हैं, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर, जिसमें पास्ट डाटा के ऊपर कुछ ट्रेंड्स कैलकुलेशन परफॉर्म करते हुए, मीन रेशियोज निकालते हुए करंट के ऊपर उतना इम्पैक्ट डाल के आप क्या करते हो, फ्यूचर की फिगर्स आइडेंटिफाई करते हो, मीन फ्यूचर के गैस लगाते हो एक तरह के।
क्या कहलाए, ये जो फ्यूचर की एस्टिमेशन या फोरकास्टिंग है, ये क्या है, फ्यूचर का आप गैस लगा रहे हो कि पास्ट में चूंकि 10 सालों में हमारी सेल का ट्रेंड ये था, तो हम गैस लगा रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी सेल इतना इम्पैक्ट डाल के ये होंगी। लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हैं वो क्या होते हैं, एज ए DSS यूज होते हैं, जिसमें आप एक फील्ड का डाटा जो है वो एंटर करते हो, बाकी फील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूट होकर सामने आ जाती हैं। क्यों, सेल इंक्रीज हुई है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज हुई है तो साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे, सेल इंक्रीज हुई है तो अल्टीमेटली आपको एडमिन भी ज़्यादा रिक्वायर होगी, तो एडमिन भी इंक्रीज होगा, लेकिन कितना कितना, क्या सेल जितने % इंक्रीज हुई है क्या कॉस्ट ऑफ सेल भी उतनी इंक्रीज होगी। सेल सपोज 20% इंक्रीज हुई है तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल भी 20% इंक्रीज होगी, नहीं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी ना, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी। क्या कह रहा है, तो सेल से कम इंक्रीज आएगा ना उसमें, लेकिन वो कितना आएगा, वो पास्ट ट्रेंड से वो रेशो आइडेंटिफाई करके सिस्टम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल का इंक्रीज शो कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हुई है, दिस मीन साथ परचेजेस भी इंक्रीज होती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो परचेज भी आपकी इंक्रीज होगी ना, परचेज इंक्रीज होगी साथ क्रेडिटर भी इंक्रीज होना चाहिए। क्या ख्याल है, तो उसमें कितना इंक्रीज आना चाहिए, ये उस ट्रेंड को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके उधर भी रिफ्लेक्ट कर देगा। मीन कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में, फ्यूचर के गैस लगाने में या बजट प्रिपेयर करने में जो सिस्टम यूज हो रहा है वो कौन है, DSS, जिसकी एग्जांपल क्या है, स्प्रेडशीट पैकेजेस। स्प्रेडशीट पैकेजेस, स्प्रेडशीट पैकेजेस बोलते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को जो कैलकुलेशन में हेल्प देते हैं, जो हमने बचपन में एक MS एक्सेल के नाम से भी पढ़ा हुआ है। क्या ख्याल है, डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू, डिफरेंट इक्वेशंस के थ्रू कैलकुलेशन परफॉर्म करने में, मीन बजट प्रिपेयर करने में हेल्प देते हैं कि एक फील्ड में आप डाटा एंटर करो तो बाकी फील्ड का डाटा ऑटोमेटिकली फार्मूला के थ्रू क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। अब इनको यहां से क्या करना है, बजट की रिपोर्ट्स जो है वो आपने लेनी है कहां पे, इस लेवल पे, कि जो बजट प्रिपेयर किए थे आइदर वो अचीव हुए या नहीं हुए, तो वो रिपोर्ट्स किसको चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे कौन लेगा इंटरनल रिपोर्ट्स, MIS या EIS, MIS, इसलिए इसे क्या कहा गया है, बजटरी कंट्रोल सिस्टम। भी मीन जो बजट्स नीचे टेक्निकल लेवल पे बन रहे हैं तो उनके वेरिएंसेस की रिपोर्ट्स के आइदर जो है वो वेरिएंस पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, तो वो रिपोर्ट्स भी किसने लेनी है, MIS ने, ताकि वो देख सके कि टेक्निकल लेवल पे जो प्लानिंग थी वो अचीव हो रही है नहीं हो रही। क्यों, अगर ईयरली प्लान अचीव नहीं हो रहे तो फिर हमारा लॉन्ग टर्म प्लान भी अचीव नहीं होगा, तो इसलिए इसे बजटरी कंट्रोल सिस्टम का नाम भी दिया गया। हाँ, बजट प्रिपेयर यहाँ पे होते हैं DSS पे, ठीक है, लेकिन उनको कंट्रोल कहाँ पे किया जाता है, MIS पे। अब ये DSS भी पढ़ के देखें, समझ आती है। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल मीन कुछ कैलकुलेशन मॉडल्स, लाइक कॉस्टिंग में आपने लर्निंग कर्व जो वगैरह ऐसी चीज़ें जो पढ़ी हैं, वो उस तरह के मॉडल अप्लाई करके कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। कि एक फैक्टर चेंज होगा, एक वेरिएबल चेंज होगा तो उससे बाकी वेरिएबल पे कितना इफेक्ट आएगा। तो ये कैलकुलेशन क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल मीन रिग्रेशन। एक वेरिएबल के चेंज होने से उस पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कितना चेंज आएगा। लाइक सेल इंक्रीज़ किया तो कॉस्ट ऑफ सेल भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन कितने % से, वो पिछला ट्रेंड आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कितना इंक्रीज़ होना चाहिए। सेल इंक्रीज़ हुई है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने इंक्रीज़ होने चाहिए, वो पास्ट ट्रेंड को देखते हुए सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करके देगा कितना चेंज आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज़ हुई है तो दिस मीन परचेज भी इंक्रीज़ हुई हैं, तो ज़रूरी तो नहीं सारी आपने कैश भी खरीदी होंगी, उधार भी होंगी ना, तो क्रेडिटर पे कितना चेंज आएगा वो ये बताएगा। सेल इंक्रीज शो किया है तो साथ रिसीवेबल्स में भी इंक्रीज आना चाहिए ना, क्यों सारी की सारी कैश पे तो नहीं ना होंगी। अगर पास में उधार पे होती थी तो फ्यूचर में भी उधार पे होंगी, तो उसमें कितना चेंज आना चाहिए वो ये सिस्टम कैलकुलेट करके बताएगा। मीन एक वेरिएबल चेंज करने से बाकी वेरिएबल्स पे कितना इंपैक्ट आएगा। ये क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल मीन रिग्रेशन। पढ़ना है हमने, हमारे पास एक डिटेल टॉपिक भी आई है, फाइनेंशियल एनालिसिस में पढ़ेंगे। ये 4 सिस्टम समझ आते हैं, TPS, DSS, MIS और EIS।
दिस मीन हर लेवल पे सेपरेट सिस्टम यूज हो रहे हैं। ऑपरेशन लेवल अपना कोई सिस्टम यूज करते हैं, टेक्निकल लेवल वाले मैनेजर्स अपना सिस्टम यूज करते हैं, और स्ट्रेटेजिक लेवल वाले अपने सिस्टम यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बैठी मैनेजमेंट को यहाँ की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, यहाँ की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, इन्हें इनकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए, इन्होंने क्या प्लान प्रिपेयर किए हैं वो इंफॉर्मेशन भी चाहिए। तो अगर ये अपने अपने सेपरेट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो फिर इंफॉर्मेशन लेना तो बड़ा औखा काम हो जाएगा। क्या कह रहा है, उन्हें चल के उधर जाना पड़ा करेगा इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उधर चल के जाना पड़ेगा, इनको इधर इधर चल के आना पड़ेगा, लेकिन ये तो नवाब होते हैं, ये तो चल के नहीं जाएंगे। तो एक ऐसा सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिफरेंट सिस्टम चल रहे हैं डिफरेंट लेवल्स पे, इनको आपस में इंटर रिलेट करता है, कंबाइन करता है, इंटरलिंक्ड करता है, ताकि एक ही जगह पे बैठे हुए आप बाकी सारे सिस्टम की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो रिक्वायर कर सको। तो ऐसा सिस्टम जो सारे सिस्टम डिफरेंट सिस्टम को आपस में लिंक करता है उसे नाम दिया जाता है इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम का। इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम क्या है? अ सिस्टम दैट लिंक्स वेरियस सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप एक ही जगह पे बैठे हुए सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सको। तो इसे क्या नाम दिया जाएगा? इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम का। इस तरह से कुछ और सिस्टम भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, लाइक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम एक यूज होता है, जो कौन यूज करता है? इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। इस तरह से एक ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम भी होता है, जो कौन यूज करता है? ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट, ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए। इस तरह से एक पर्सोनल सिस्टम भी होता है, जो कौन यूज करता है? एचआर डिपार्टमेंट यूज करता है लेबर के रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए। मीन हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट सिस्टम होते हैं। इस तरह से एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम भी होता है, जो कौन यूज करता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट यूज करता है, किस लिए? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए। मीन हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट सिस्टम जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। लेकिन ये डिफरेंट सिस्टम जो चल रहे हैं, अगर टॉप मैनेजमेंट को किसी की भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहीं पे बैठे हुए मिलनी चाहिए ना अपने ऑफिस में। तो वो कैसे मिलेगी? जब ये सिस्टम आपस में लिंक किए होंगे। हाँ, वो इनको लिंक कौन करता है? इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम। यहां तक बात समझ आती है? कहते कि बजाय इसके कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर डिपार्टमेंट या हर मैनेजमेंट लेवल अपना अपना सिस्टम यूज करें, उसके बाद आप उनको आपस में इंटरलिंक करो इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम से। मीन उनकी क्या करो? एक तरह के आपस में कनेक्टिविटी करो, नेटवर्किंग करो। और वो कनेक्टिविटी नेटवर्किंग करना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको वायर्स बिछाना पड़ती हैं, उसके लिए आपको डिवाइसेस लगाना पड़ती हैं, उसके लिए आपको आईटी का एक स्टाफ रखना पड़ता है जो इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट भी करते हैं और मॉनिटर भी करते हैं कि कनेक्टिविटी ठीक चल रही है नहीं चल रही। तो बजाय इसके कि सारे अपना अपना सिस्टम यूज करें, एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करता है, जिसमें हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर सकता है। टॉप मैनेजमेंट भी उसे यूज करेगी, मिडल मैनेजमेंट भी उसे यूज करेगी, लोअर लेवल पे ऑपरेशन लेवल पे भी वही यूज होगा, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रहा है। उसे नाम दिया जाता है ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, जिसके अंदर हर तरह की फैसिलिटी है। टॉप मैनेजमेंट को लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए कोई सिस्टम यूज करना है तो यही यूज करेंगी। टेक्निकल लेवल पे मैनेजर्स को कोई सिस्टम यूज करना है, बजट प्रिपेयर करने के लिए यही सिस्टम यूज करेंगे। रूटीन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ऑपरेशन लेवल पे TPS चाहिए तो यही सिस्टम यूज होगा। इन्वेंट्री वाले भी यही सिस्टम यूज करेंगे, अकाउंटिंग वाले भी यही यूज करेंगे, ऑर्डरिंग वाले भी यही यूज करेंगे, HR वाले भी यही यूज करेंगे। क्यों? इसके अंदर क्या है? डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स का मतलब क्या है? डिफरेंट पार्ट्स हैं हर डिपार्टमेंट के लिए, और हर डिपार्टमेंट क्या करेगा? अपने अपने मॉड्यूल के थ्रू इसी एक सिस्टम को यूज करेगा, जहां पे सब कुछ ऑटोमेटिकली आपस में क्या होगा? इंटीग्रेटेड होगा। आपको उनको बाद में सेपरेटली जो है वो लिंक नहीं करना पड़ेगा। और अब ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ आ रही हैं? ERP की तरफ आ रही हैं कि एक ऐसा सिस्टम यूज किया जाए जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट कर रहा हो, हर डिपार्टमेंट हर लेवल जो है उससे अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। मीन ये क्या थे? सेपरेट सिस्टम थे। सिर्फ यही नहीं, साथ वो भी इतने सारे हैं। फिर बाद में इनको आपने लिंक भी करना है ताकि इंफॉर्मेशन एक जगह पे बैठ के क्विकली प्रोवाइड की जा सके। तो ERP क्या है? एक ऐसा सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज बोले तो ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज को प्लान मैनेज करने में हेल्प देता है, जिसके अंदर क्या है? डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं।
मॉड्यूल्स मीन पार्ट्स हैं किसके, हर डिपार्टमेंट के, हर लेवल के, और हर डिपार्टमेंट हर लेवल अपने अपने मॉड्यूल्स के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू फैसिलिटेशन लेता है, मीन काम करता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं और कनेक्टेड भी हैं। ये भी पढ़ के देखें, ये आरपी समझ आता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है ही नहीं। ओहो, चलिए हमने नाम देख लिया। अब देखते हैं एक और भी सिस्टम है जिसे नाम दिया जाता है एक्सपर्ट सिस्टम का। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो लाइक ए ह्यूमन बीइंग एनालिटिकल टास्क परफॉर्म करने में हेल्प देते हैं। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने पढ़ा, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सपर्ट सिस्टम का नाम भी दिया जाता है, जो लाइक ह्यूमन बीइंग जो है डिफरेंट एनालिटिकल टास्क परफॉर्म करने में हेल्प देते हैं। ये ह्यूमन बीइंग एनालिटिकल टास्क कैसे परफॉर्म कर लेते हैं, लर्निंग के थ्रू। लर्निंग के थ्रू ना, एक चीज़ का आपको नॉलेज दिया जाता है, डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू, डिफरेंट सिनेरियोज के थ्रू आपको काम सिखाया जाता है, दिमाग में समाया जाता है, और फिर आप देखते हो अच्छा ये वो सिचुएशन आ गई है, तो ये नॉलेज पीछे से ये कहता है कि इसका रिप्लाई ये होना चाहिए, इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए। तो इस तरह से इस सिस्टम के अंदर भी क्या कहता है, डिफरेंट एल्गोरिदम, डिफरेंट सिनेरियोज के थ्रू इसकी लर्निंग की जाती है। मीन प्रोग्रामिंग के थ्रू इसमें डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट एल्गोरिदम एंटर किए जाते हैं, और लाइक बंदा ये क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। तो उसके बाद क्या कहता है, इसे मसले दिए जाते हैं और ये मसले रिजॉल्व करके देता है। लेकिन फ़ायदे हैं इसके, 24/7 अवेलेबल है। मीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब मैनेजर्स को यूज़ करने की बजाय ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज़ करती हैं, एक्सपर्ट सिस्टम। क्यों, बंदा तो 9 to 5 अवेलेबल है, ये 24/7 अवेलेबल है। मीन रात को सोए, आपको ख्वाब आया, फौरी आपने ताबीर जाननी है, क्या करोगे, सिस्टम जाके खोलोगे, फौरी आपको सोल्यूशन देगा। बंदा एट द सेम टाइम एक ही मसले को रिजॉल्व कर सकता है। एक्सपर्ट सिस्टम मल्टीपल प्रॉब्लम्स को भी एट द सेम टाइम टैकल कर सकते हैं। बंदे के मूड पे डिपेंड करता है, मूड अच्छा है तो आपको सोल्यूशन अच्छे देगा, मूड अच्छा नहीं तो सोल्यूशन अच्छे नहीं देगा। जबकि ये मूड पे डिपेंड नहीं करता, ऑलवेज आपको एक्यूरेट ही सोल्यूशन देगा। सो फायदे हैं क्या, मल्टी प्रॉब्लम एट सेम टाइम जो है वो रिजॉल्व कर सकता है, 24/7 अवेलेबल है, और साथ एक्यूरेट सोल्यूशन ऑलवेज आपको प्रोवाइड करेगा। और बंदे तो थोड़ा फास्ट क्विक भी होगा, क्यों, बंदा कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेटर पकड़ लेगा, टाइम लेगा, जबकि इसने क्विक कैलकुलेशन परफॉर्म करके फौरी आपको सोल्यूशन देने। लेकिन मसला इसके साथ क्या, इसमें डिफरेंट एल्गोरिदम, डिफरेंट सिनेरियोज एंटर करना पड़ते हैं ताकि इसका नॉलेज अप टू डेट रहे। अप टू डेट रहेगा तो आपको अप टू डेट सोल्यूशन देगा। मसला इसके साथ बिजली पे चलता है, और पाकिस्तान में अगर बिजली बंद है तो फिर एक्सपर्ट डब्बा है आपके सामने पड़ा हुआ है, लेकिन किसी काम का नहीं है, क्या कह रहा है, तो थोड़े इशू भी हैं। मसला है क्या, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये रोबोटिक सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन इनको अफोर्ड नहीं करती कि उनकी औकात इतनी नहीं होती कि इतने महंगे सिस्टम खरीद सकें। मसला है क्या, पुराने बाबे जो हैं जिन्होंने आईटी टेक्नोलॉजी पढ़ी नहीं हुई, वो ऐसे सिस्टम को रेजिस्ट करते हैं। क्यों, उन्हें नज़र आ रहा होता है कि हमारा तो फिर काम ख़त्म हो गया, और ना उन्हें आईटी टेक्नोलॉजी आती है, ना उन्हें पता है कि इसका फ़ायदा क्या। सो कॉस्टली है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है, अपडेट करना पड़ता है, और रेजिस्टेंस फ्रॉम ओल्ड मैनेजमेंट जो है वो फेस करना पड़ सकती है। फिर मसला है, इसको अपडेट करने के लिए प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, आईटी स्टाफ भी चाहिए। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, ऐसे सिस्टम जो रोबोटिक सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो लाइक ह्यूमन बीइंग एनालिटिकल टास्क परफॉर्म करने में हेल्प देते हैं। कहाँ पे हेल्प देते हैं, ये हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी ये डिवाइसेस लगी होती हैं आईसीयू में, जो आपकी बॉडी की सारी मॉनिटरिंग करके एक स्क्रीन पे शो कर रही हैं, वो क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम है। इस तरह से लीगल डायग्नोस्टिक में, मीन लीगल फील्ड में भी यूज़ होते हैं। बजाय इसके कि आप जाके लॉयर को एक मसला बताओ, जी ये मसला है,
वो कहेगा जी 2 दिन बाद आना, क्यों, मैं किताबों से इसकी देखूंगा क्या क्या मेरे पास प्रोविजंस हैं, फिर आपको बताऊंगा कैसे सोल्यूशन हो सकता है। अब क्या करता है लॉयर, सिस्टम में मसला एंटर करता है, सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली किताबें पहले से सारी फीड हैं, उसने देखना है रेलेवेंट प्रोविजन क्या है, फौरी उसका सोल्यूशन बता देना है कि ये प्रोविजन इसके साथ रिलेट होती है, ये रिलेट होती है और ये सोल्यूशन है। ये क्या है, लीगल फील्ड में यूज़ होता है। इसके अलावा कहाँ पे, फाइनेंशियल बैंकिंग फील्ड में भी यूज़ होते हैं। क्या आप बैंक के पास गए लोन लेने, उसने सारी आपसे डिटेल ली, अच्छा जी क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस हैं, कितनी सेविंग है, कितने आप पे डिपेंडेंट हैं, पास में कभी लोन लिया है या नहीं लिया, क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो तो कितना करते हो, फ्यूचर आपके प्लान क्या हैं, कहाँ से इनकम कमाओगे, फिर जाके वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखते हैं कि आपको लोन कितना देना चाहिए। अब सिस्टम में सारी इन्फॉर्मेशन आप एंटर करते हो प्रोसीड, सिस्टम आपको फौरी रिप्लाई दे देता है कि कितना लोन चाहिए। नहीं जी मुझे 5 साल की लीज़ लेनी है। अच्छा 5 साल की लीज़ लेनी है, कितनी अमाउंट की लीज़ लेनी है, इतनी अमाउंट की, डाउन पेमेंट कितनी करोगे, इतनी, अच्छा उसके अकॉर्डिंगली ये इतनी आपकी किस्त बनेगी पर मंथ। नहीं अगर मैं डाउन पेमेंट 5% और ज़्यादा कर दूं फिर कितनी बनेगी, वो सारी कैलकुलेशन दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगी। नहीं मैं अगर जो है वो अमाउंट ही कार थोड़ी सी 10 लाख और महंगी कर लूँ तो फिर कितनी किस्त बनेगी वो भी बता दें, वो फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगी। नहीं अगर मैं 5 साल की बजाय 4.5 साल की लीज़ पे चला जाऊँ तो फिर कितनी किस्त बनेगी, फिर कैलकुलेशन सारी परफॉर्म करना पड़ेगी। जबकि इस सिस्टम में क्या करना है, सिर्फ एक वेरिएबल आपने चेंज करना है प्रोसीड, फौरी आपको कैलकुलेशन करके रिप्लाईज देता रहेगा। तो मीन क्या करेगा, स्पीडीली जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और एक्यूरेट भी होती है, उसमें कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होगा। सो ऐसा सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहे हैं एनालिटिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए, ताकि क्विक कैलकुलेशन करके क्विक डिसीजन लिए जा सकें, उसे क्या नाम दिया जाएगा, एक्सपर्ट सिस्टम। फ़ायदे हैं, क्विक है, एक्यूरेट है, 24/7 अवेलेबल है, और फ़ायदे क्या हैं, 24/7 अवेलेबल है, क्विक है, मल्टीपल प्रॉब्लम एट द सेम टाइम रिजॉल्व कर सकता है। क्या ख्याल है, मल्टीपल प्रॉब्लम एट द सेम टाइम रिजॉल्व कर सकता है, और स्टाफ कटिंग में भी हेल्प देगा। बजाय इसके कि आप 5-6 एक्सपर्ट लिखो, एक ही सिस्टम रख लो जो उन 6 एक्सपर्ट का काम करके दे देगा। लेकिन साथ मसले हैं, कॉस्टली है, अपडेट करना पड़ता है, उसके लिए आईटी स्टाफ चाहिए, बिजली पे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर जो है वो अफेक्ट करेगा, और रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है ओल्ड मैनेजमेंट की तरफ से। ये यहाँ पे कुछ 2-3 लाइनें ही बस इसकी दी गई हैं, बाकी डिटेल नहीं है, तो बस इतना तो हमें नॉलेज होना चाहिए। पढ़ के देखें, समझ आती है अभी। सो आईटी और आईएस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आईएस की 3 टाइप्स हम बता सकते हैं, स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल इंफॉर्मेशन और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिख सकते हैं। टीपीएस क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, एमआईएस, ईआईएस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डीएसएस क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सिस्टम, एनालिटिकल टास्क परफॉर्म करने में हेल्प देता है लाइक ह्यूमन बीइंग। और ईआरपी क्या है, एक ही सिस्टम जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेगी, मीन हर डिपार्टमेंट इससे फैसिलिटेट होगा। और इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम जो डिफरेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के आपस में लिंक करने में हेल्प देता है। क्वेश्चन, मिस क्वेश्चन क्या था, सॉलिसिटर्स लॉयर्स को बोलते हैं। जी बस कर दें आज, बाकी बातें कल डिस्कस करेंगे।